अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम स्क्वायर मैट्रिसेस से मुतल्लिक 3 नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नंबर 1, डिटर्मिनेंट क्या होता है, फाइंड कैसे करते हैं। इसके बाद फिर एडजॉइंट और लास्ट पे इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। और याद रखिएगा ये इन्वर्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ओके, और इसी के साथ साथ अगर इस लेक्चर की मैं बात करूं तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे। तो खैर डायरेक्टली चलते हैं डेफिनेशन पे। अब एक चीज़ समझ लें कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एक ऐसा नंबर जो उससे एसोसिएट होता है, राइट। यहाँ पर उसने एग्जांपल ली हुई है 3/3 मैट्रिक्स की, लेकिन मैं आपको ज़रा 2/2 से लेकर चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं 2/2 से। सो फर्ज कीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट्स से बी इज इक्वल टू, मैं जनरल की बजाय स्पेसिफिक ले रहा हूँ, कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। 2, 1, -3, फॉर एग्जांपल 5 ले लीजिए, ठीक है। तो दिस इज द 2/2 मैट्रिक्स। पहले ये समझें कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बाय द वे उसने लिखा भी हुआ है, ये 2 वर्टिकल बार्स लगानी है। मैट्रिसेस में भी ब्रैकेट्स की बजाय आपको ये वर्टिकल लाइंस लगाने हैं, लाइन कहना ज़्यादा बेहतर है। सो बी का डिटर्मिनेंट होगा बी और उसके साइडों पे 2 लाइंस वर्टिकल, सिमिलरली राइट साइड पे भी। अच्छा, 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपको जस्ट प्रोडक्ट लेना है डायगोनल एंट्रीज का। ये देखिए जरा, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लीजिए और उसमें से माइनस कर दें नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 × 5 इट इज इक्वल टू 10। और माइनस करना है प्रोडक्ट नॉन डायगोनल का, तो नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट होगा -3। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 10 + 3 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 13। तो ये तरीकाकार है 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने का, ठीक है। अब इसी आइडिया को हम जरा एक्सटेंड करते हैं 3/3, और इवन के 3/3 से ऊपर 4/4 तक भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, जब आपने 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना है तो इसमें दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है माइनर, दूसरा है कोफैक्टर, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर होते हैं एलिमेंट्स के, मैट्रिसेस के तमाम एलिमेंट्स के। मसलन आपके पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, देख रहे हैं ना, 9 एलिमेंट्स हैं। तो इसके फिर 9 कोफैक्टर बनेंगे और 9 ही माइनर बनेंगे। उन कोफैक्टर और माइनर की मदद से आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ठीक है। आप समझते हैं कोफैक्टर क्या होता है और माइनर क्या होता है। पहले आता है माइनर, फिर कोफैक्टर आता है। अगर आप डेफिनेशन रीड करें तो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है ना, वो बेसिकली डिटर्मिनेंट होगा। मसलन मैं यहाँ पर ये 3/3 मैट्रिक्स है, मैं इसके ना पहली एंट्री का आपको बताता हूँ माइनर क्या होता है, A11। इसका माइनर मालूम करने के लिए आपने पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और ये पहला कॉलम ख़त्म कर देना है, डिलीट कर देना है। बाकी आपके पास बचेगा 2/2 मैट्रिक्स, जो कि ये वाला है। इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है, और वो तरीकाकार आप जानते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही। वो डिटर्मिनेंट बेसिकली माइनर कहलाएगा पहली एंट्री का। समझ रहे हैं बात को? इसी तरीके से आपने किसी और का माइनर लेना है, मिसाल के तौर पर आपको चाहिए जी A23 का माइनर। तो आपने देखना है ये किस रो और किस कॉलम में मौजूद है। नज़र आ रहा है दूसरी रो है, दूसरी रो डिलीट कर दें। आपके पास थर्ड कॉलम है, ये भी डिलीट कर दें। बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा वो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो माइनर कहलाएगा। और इसको लिखने का तरीकाकार है M23। 23 इस वजह से क्योंकि ये इस एंट्री का, इस नंबर का माइनर है। तो ये बराबर आ जाएगा A11, ये जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं ना, A12, इसी तरीके से A31, और लास्ट पे आएगा A32। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। प्रोडक्ट लें डायगोनल एंट्रीज का, जो कि 1, 1, A32 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दें प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3, 1 और 1, 2, ये एक नंबर होगा ऑफ कोर्स। इसी तरीके से आपने 9 के एलिमेंट्स के माइनर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उसने ये चीज़ आगे बताई भी हुई है। अब आगे आ जाए कोफैक्टर पे। कोफैक्टर और माइनर एक्चुअली में सेम होते हैं विद अ माइनर डिफरेंस। छोटा सा इसमें एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क ये है कि आपने कोफैक्टर में साथ में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा देनी है, -1 की पावर i+j। बाकी वो MIJ ही आएगा। याद रखिए AIJ हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर के लिए, अपर केस लेटर है।
और ये बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे MIJ। तो -1 की पावर i प्लस जे आपका साइन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कोफैक्टर ने पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है। i और j आपके पास ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट नंबर आ रहे हैं ना, ये होंगे। अगर तो ये सम हुआ ओड तो ये नेगेटिव आएगा। आप जानते हैं ना, -1 की पावर में अगर ओड आ जाए तो -1 होता है, और अगर इवन आ जाए तो ये +1 होगा। ठीक है, मसलन आप इसी मैट्रिक्स को ले लें, इसी वाले को, इसमें देखें A1 1 है तो 1 और 1 ऐड करें 2 बनता है, तो इसका मतलब है इस एंट्री का कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। 1 और 2 को ऐड करें 3 बनता है, तो इस एंट्री का कोफैक्टर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो मैं आपको एक ना जनरल सा मैट्रिक्स बना देता हूँ, उसमें मैं लिख दूंगा कि आपके पास जो पहली एंट्री होगी ना, इसका जो कोफैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं MIJ की फॉर्म में लिख देता हूँ, MIJ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 है ना, 2 आ गए। नेक्स्ट वाली का, अच्छा मुझे IJ नहीं लिखना चाहिए, 1 1 लिखना चाहिए, क्योंकि पहली एंट्री है ना, 1 1 आ जाएगा। दूसरी का नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 और 2 को ऐड करें 3 बनता है। थर्ड का फिर पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि 1 और 3 को ऐड करें 4 इज इवन नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, बाकी ये पॉजिटिव आएंगे। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दी आपको। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। माइनर और कोफैक्टर किसी एलिमेंट के होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरे, आपने माइनर मालूम करने के लिए उस एलिमेंट जिस रो में पड़ा है और जिस कॉलम में पड़ा हुआ है उनको कैंसिल करना है, डिलीट करना है, बाकी का आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इसी तरीके से कोफैक्टर के लिए जस्ट आपको साथ में -1 की पावर i प्लस जे लिखना है। ये आपको बताएगा कि ये माइनस में होगा या प्लस में होगा, बाकी चीज़ें सेम आएंगी। उसने A12 मिसाल के लिए फाइंड भी किया हुआ है, मैंने बता भी दिया बाय द वे आपको, नेगेटिव हो गई है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पे, डिटर्मिनेंट। मैंने ये चीज़ें सारी क्यों की, ये डेफिनेशन में इसका रोल है बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, और किसी भी 3×3 का, बल्कि इवन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप किसी रो से भी मालूम कर सकते हैं और किसी कॉलम से भी मालूम कर सकते हैं। हमें पता ही ये चला क्योंकि 3×3 में 3 रोज होती हैं ना, ये देखें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो आप यूं समझें कि 6 तरीके होंगे, 6 डिफरेंट तरीके होंगे जिसकी मदद से हम डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। ये पहली 2 लाइनें अगर आप रीड करें, इनको कोशिश करें रीड करने की, तो उसने वही 6 तरीके बताए हुए हैं। I1 2 3 के लिए 3 ये हो गए, 3 ये हो गए हैं। ठीक है, AI1 है, इसका मतलब है उसने कॉलम फिक्स रखा हुआ है, I को चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं I भी 1 ले लेता हूँ, A1 1 बन जाएगा। यहाँ पर I1 लिया, 1 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप I को 1 लेते हैं तो ये रो 1 से आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो कन्फ्यूजन वाला कोई मसला नहीं है, समझ आ जाएगा। अगर आप I को 2 लेंगे तो इसका मतलब है कि हम दूसरी रो से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। 3 लेंगे तो तीसरी रो से। दूसरी वाली डेफिनेशन पे आ जाएँ तो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। J1 का मतलब है पहले कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 का मतलब है दूसरे कॉलम से और 3 का तीसरे कॉलम से। हमने सारों से नहीं करना, एक से ही करेंगे, ज़ाहिर बात है। तो आमतौर पर होता ही है कि हम पहली रो से कर देते हैं, और वो ये डेफिनेशन है। तो आप बस इतनी डेफिनेशन आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी भी खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दरअसल पहली रो से उसको एक्सपेंड कर रहा है। तरीकाकार ये होगा, पहला आपने पहली एंट्री लेनी है, उसके साथ उस एंट्री का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरी एंट्री लें, उसके साथ उसी एंट्री का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करवा दें। फिर थर्ड एंट्री और उसी एंट्री का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करवा दें। ये तरीकाकार है। हाँ, अगर आप किसी और रो या कॉलम से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम। अब ये उसने फर्स्ट कॉलम से किया हुआ है, ये R1 है। दूसरे की मैं बात करूँ, ये उसने कॉलम 1 से किया हुआ है। तो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। हम आमतौर पर उस कॉलम या उस रो को लेते हैं जिसमें ज़ीरोज़ आ जाएँ, ज़्यादा ज़ीरो आ जाएँ। थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि कुछ एंट्रीज डायरेक्टली फिर ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक हो गया? तो बहरहाल मेरे ख्याल में डिटर्मिनेंट के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने बस ये डेफिनेशन ज़हन में बिठा लेनी है। एंट्री उसका कोफैक्टर, दूसरी एंट्री उसका कोफैक्टर, थर्ड एंट्री उसका कोफैक्टर, और तीनों को मिला देना है, जमा कर देना है। सही हो गया? अच्छा जी, तो ये उसने बहरहाल उसको थोड़ा मज़ीद एक्सपेंड करके लिख दिया, आप देख सकते हैं। पहली रो से किया हुआ उसने, A11 पहला एलिमेंट है, A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, और A13 पहली रो का तीसरा एलिमेंट है। अब ये नेगेटिव कहाँ से आया? थोड़ा सा ऊपर आ जाए ज़रा। ये मैंने आपको बताया था
कि सेकंड एंट्री का जो कोफैक्टर है ना वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इस वजह से उसने नीचे भी नेगेटिव लगा दिया है। अच्छा जी, एक एग्जांपल है, इसे देख लीजिए। उसे पहली रो से ही वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, विच इज़ 1 नेगेटिव 2 3। अब इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, किसी भी एंट्री में कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि आप पहली रो से एक्सपेंड करें। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। पहली एंट्री, उसके साथ उसका माइनर लगा दिया उसने, बेसिकली कोफैक्टर ही है। दूसरी एंट्री साथ में कोफैक्टर, बट चूंकि ये नेगेटिव में होता है तो साथ में माइनस आ गया। थर्ड एंट्री उसका साथ कोफैक्टर आ गया, ठीक है। और आमतौर पर जब आप कर रहे होंगे ना क्वेश्चन, तो आपको शायद ये लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े प्रैक्टिस करने के बाद। तो मैं देखें ना, बगैर उसके लिखता हूँ, बगैर इन चीज़ों के। पहली एंट्री लें 1, जिस कॉलम में और जिस रो में ये पड़ा है उसको ख़त्म करें, डिलीट करें, बाकी के एलिमेंट का आप ले लें डिटर्मिनेंट। तो ये बचेगा 3 1 नेगेटिव 3 2। अच्छा, दूसरे एलिमेंट के साथ आएगा माइनस, क्योंकि ये आपके पास क्या है 1 2 पोजीशन है ना, तो इनको जमा करें तो ओड नंबर बनता है, तो ये माइनस आएगा। एक माइनस ये भी है, इसको भी लिखना है साथ में। अब चूंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो पहली रो सेकंड कॉलम डिलीट करें, बाकी एलिमेंट लिख लें -2 4 1 और देन 2। इसी तरीके से प्लस आ जाएगा। फिर थर्ड एंट्री लिखिए विच इज़ 3, पहली रो और तीसरा कॉलम डिलीट करें, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो लिख लें। -2 बचेगा, 3 आ जाएगा, 4 और फिर -3। और अब आपने इनके डिटर्मिनेंट मालूम कर लेने हैं, उसने ऑलरेडी किया हुआ है, देखें ना। 3 मल्टीप्लाई 6 होता है, फिर -1 मल्टीप्लाई -3 ये लिखा हुआ। इस तरीके से बाकी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। तो इसका बहरहाल आंसर जो है वो -25 आ गया। सही है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें सिर्फ कोफैक्टर मालूम करने हैं। कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है? माइनर साथ में -1 की पावर i प्लस जे। तो ये 2 + 1 आएगा इसमें। मैं बता देता हूँ साइन क्या होगा इसका। A12 जो है ना, ये एक तो M12 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करें तो ओड आता है, तो साथ माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा M22, क्योंकि 2 + 2 4 है, प्लस आ जाएगा। 3 + 2 5 होता है, तो ये -M32 आ जाएगा। लीजिए, दीज आर द कोफैक्टर्स सिंपली, और उसने किए हुए आप देख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो इनको ज़रा 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहली वाली सिंपल है। वो कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, दोनों बराबर रहेंगे। ट्रांसपोज का बता चुका हूँ, रोज और कॉलम्स को जब आप इंटरचेंज करते हैं, नया मैट्रिक्स बनने वाला ट्रांसपोज कहलाता है। तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है जी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो रोज को या दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे से उनको स्वैप करते हैं, तो आपके डिटर्मिनेंट पे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है? नेगेटिव का फ़र्क पड़ता है। मसलन मेरे पास अगर एक मैं 2 बाई 2 लेता हूँ, छोटे से शुरू करते हैं। मेरे पास है 2 1 3 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? आप मेरे ख्याल में डायरेक्टली बता सकते हैं। 4 × 2 8 होता है, 3 × 1 इज़ 1, 8 - 3 इज़ 5। अब अगर इस मैट्रिक्स की मैं रोज़ को या कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब स्वैप करता हूँ एक दूसरे से, मसलन 2 3 पहला कॉलम है ना, इसको बाद में लिख रहा हूँ, 1 4 को पहले लिख रहा हूँ, 2 3 को बाद में लिख रहा हूँ, 1 4 को पहले। अब ज़रा इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 3 और नॉन डायगोनल का 8 आ गया। 3 - 8 कितना होता है? माइनस का 5 होता है, ठीक है। तो देखें माइनस का फ़र्क आया। इसी तरीके से अगर 3 बाई 3 होगा तो भी सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। दो कॉलम्स को आपस में स्वैप कर दें या दो रोज को, तो उससे रिजल्टिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नेगेटिव के साथ आएगा। ओके, अगला जो है नेक्स्ट 2 जो प्रॉपर्टीज़ ना, ये बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर थर्ड वाली। तो ये कह रही है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स इडेंटिकल मतलब सेम आ जाएं, तो उनका डिटर्मिनेंट आप 0 लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन मेरे पास जी एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 1 3 -1 2 5 6 1 3 -1। अब आप देख रहे हैं पहली और तीसरी रो सेम आ रही हैं, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इनका डिटर्मिनेंट जो है वो, इसका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसी तरीके से अगर दो कॉलम भी सेम आ जाएं तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके, 5 4 वाली मेरे ख्याल में सिंपल है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास सारी एंट्रीज 0 हैं
तो डिटर्मिनेंट भी ऑफ कोर्स 0 ही होगा। पांचवी वाली है जी, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, द डिटर्मिनेंट, ओके, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी एक रो को या किसी कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका डिटर्मिनेंट लें, उस पर भी वो डिटर्मिनेंट आएगा k टाइम्स a। मसलन एग्जाम्पल समझते हैं इसको भी। ये देखिए ज़रा, मैं यही मैट्रिक्स नीचे लेके आ रहा हूँ, 2 क्या है 2 1 3 4, इसको कॉपी करते हैं, ये नीचे ले आया, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, ठीक है, और उसके बाद इसकी किसी मैट्रिक्स को किसी रो को या किसी कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। मैं कहता हूँ कि आप पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। बाय द वे इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था, क्या था, 5 था। अब इसकी पहली रो को ना आप मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, तो पहली रो बन जाएगी 4 और 2, और फिर 3 और 2, 3 4 सॉरी। आप ज़रा क्या फाइंड करें इसका डिटर्मिनेंट, 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है, 16 में से 6 माइनस करें 10 आता है। तो क्या ये 10 को हम लिख नहीं सकते 2 मल्टीप्लाई बाई 5? तो वही चीज़ आ गई ना, मैंने 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, उधर भी 2 का प्रोडक्ट आ गया। तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी रिलेशन है, इसको हम यूज़ भी करेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास थी फिफ्थ। 6 1 वाली भी इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी ईच एंट्री ऑफ अ रो या फिर कॉलम को ऐड करते हैं तो उसको सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है। मसलन ये देखें ज़रा, बी मैट्रिक्स में पहला जो कॉलम है वो है A11 प्लस B11, फिर है A21 प्लस B21, A31 प्लस B31। तो आप इसको दो अलग-अलग भी कर सकते हैं। मसलन पहले मैट्रिक्स में ये A11 वाली ये एंट्रीज आ जाएंगी, ये देखें ज़रा, ये आ गई, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में इसकी दूसरी आ जाएंगी, बाकी सेम रहेंगी, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। बस ये आप अलग-अलग कर सकते हैं, और ये भी ज़रूरी है, इसको भी हम आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो बहरहाल दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो बताना चाह रहा है कि सेम आएगा, दोनों बराबर होते हैं ये। ओके, सेकंड लास्ट को देखिए ज़रा, अगर किसी रो या कॉलम को ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर और उसके रिजल्ट को कहीं ऐड करें। अच्छा, इसको मैं ना आसान अल्फाज में बताता हूँ। तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं किसी कांस्टेंट से किसी रो को, लेट्स से R1 को मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें R2 ऐड कर देता हूँ, रो 2 ऐड कर देता हूँ, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसके डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं बात को? किसी भी एक रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको किसी दूसरी रो में आप ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। लास्ट पे है जी, इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म, तो उसकी वैल्यू जो है वो जस्ट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज आ जाएगी। अब ट्राइंगुलर क्या होता है बता देता हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर वाली या नीचे वाली एंट्री 0 हो जाए। मसलन 1 0 0 2 3 0 एंड देन 4 -1 5। ये है जी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाली एलिमेंट सारे 0 हैं, और इसका नाम है लोअर ट्राइंगुलर। नीचे वाली एंट्रीज नॉन जीरो हैं तो ये होगा लोअर ट्राइंगुलर। इसी तरीके से मैं एक अपर ट्राइंगुलर की मिसाल भी दे देता हूँ। आपके पास है फॉर एग्जांपल -2 3 7, उसके बाद है 0 1 1 लेट्स से, फिर 0 0 5। तो ये भी एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है एंड दिस वन इज अपर ट्राइंगुलर। क्यों? क्योंकि डायगोनल के ऊपर वाले नॉन जीरो हैं। अच्छा, अब हमारा जो बेसिकली पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा अगर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट सिंपल है, प्रोडक्ट लेना है डायगोनल एंट्रीज का। इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 × 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 15। इस वाले की बात करें तो -2 × 1 × 5 इज़ -10। तो ये तरीकाकार है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने का, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं, आपने इनको याद भी रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे इससे मुताल्लिक। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 में बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का ही इस्तेमाल करना है। विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि ये 0 के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि विदाउट एक्सपेंशन शो करें, तो उसका तरीकाकार है कि आपने 3 वाली या 4 वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। 3 वाली में कह रहा है कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, तो आपने किसी तरीके से दो रोज़ को या दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है। तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है।
मैंने बताया ना कि अगर दो एंट्रीज, दो कॉलम को, दो या दो रो को आपस में ऐड कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, वही काम किया हुआ है। वो क्या कर रहा है, एडिंग द एंट्रीज ऑफ C3 टू द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ C2। C3 वाली एंट्री को C2 में ऐड कर रहा है। पहली एंट्री बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, दूसरी a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, तीसरी भी यही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमन निकालना है। पहली वाली चूंकि एक्स 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 आ रही है, इसको बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 1 बचेगा। दूसरी वाली में भी सारे एलिमेंट सेम है, बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों जो कॉलम है वो सेम हो गए हैं। तो दोनों कॉलम सेम हो तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी लगाइए 4 वाली, दो कॉलम सेम है तो ये 0 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से अगेन 0, राइट। ओके, फाइनली नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एडजॉइंट क्या होता है और इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। पहले भी बताया था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, ना कि एडिटिव की। एडिटिव वाला तो सिंपल है ना, कोई मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इन्वर्स सारी की सारी एंट्रीज का साइन चेंज कर दें। बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑल्दो आपने पहले किया भी हुआ है ये। सो उसके लिए हमें पहले एडजॉइंट मालूम करना पड़ता है। बाय द वे मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, दिस इज द डेफिनेशन, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट। अब ये एडजॉइंट क्या चीज़ है इसे देख लेते हैं। सो एडजॉइंट दरअसल आपके पास को फैक्टर मेट्रिसेस का ट्रांसपोज होता है। इस बात को दोबारा नोट करें, एडजॉइंट क्या होता है, को फैक्टर मेट्रिसेस का ट्रांसपोज। आपने हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका को फैक्टर मालूम करना है। ये देखिए, ये ज़रा को फैक्टर वाला मैट्रिक्स है। पहली एंट्री का को फैक्टर होगा A11, फिर A12 होगा, फिर A13 आ जाएगा एंड सो ऑन। और ये काम करने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। रोज और कॉलम्स को देखें ना, इंटरचेंज किया हुआ है, पहली रो यहाँ पर आके पहला कॉलम बन गई। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, दिस इज एडजॉइंट, ये एडजॉइंट आपका। ये काम करने के बाद आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट, 1 ओवर डिटर्मिनेंट बेसिकली, तो ये आपके पास उसका इन्वर्स होगा। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखी, आप इसको रीड कर सकते हैं। इन्वर्स दो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। सिंपल है। नंबर की बात करें ना, अगर खाली नंबर की, तो 2 का इन्वर्स होता है 1 ओवर 2। पता कैसे चला, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गई। सही है, सेम तरीकाकार, सेम जो है ना रूल मैट्रिक्स के लिए भी अप्लाई होगा। अच्छा, एग्जांपल नंबर 7 में इन्वर्स मालूम करना है, तो बता चुका हूँ डेफिनेशन। पहले आपको डिटर्मिनेंट चाहिए और डिटर्मिनेंट के लिए हमें कोफैक्टर मालूम करने हैं, तो उसने 9 के 9 कोफैक्टर मालूम किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, 9 के 9 कोफैक्टर। ठीक है, उसके बाद कोफैक्टर का ये मैट्रिक्स है, इस कोफैक्टर के मैट्रिक्स का उसने लिया फिर ट्रांसपोज, तो ये जॉइंट आ गया। ये देखें ना, पहली रो थी, पहला कॉलम आ गया, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये इसका जॉइंट है। और इसके साथ साथ आप डिटर्मिनेंट भी मालूम कर सकते हैं, ये डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट की। ठीक हो गया, उसके बाद फिर फॉर्मूला में वैल्यूज लगा दें। 1 ओवर डिटर्मिनेंट इसका आया था -1, तो ये 1 ओवर -1 साथ में जॉइंट, मतलब साइन अंदर वाले सारे चेंज करते हैं, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये तरीकाकार है इनवर्स का। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में करेंगे। अभी के लिए हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट्स एवेल्युएट करने हैं। ओके, सो अगर प्रॉपर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन आपके पास डिटर्मिनेंट, इसको चले हम नाम दे लें या वैसे ही लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मिनट दीजिए ज़रा, हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, या बल्कि मैं स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए बराबर होता है A11 एंट्री है, फिर उसके बाद इसका कोफैक्टर आ जाएगा, फिर A12 इसका कोफैक्टर, फिर आपके पास आ जाएगा A13 और उसका कोफैक्टर। ये आप कर रहे हैं एक्सपेंड उसको R1 से। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको हम लिखना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, R1 मतलब रो 1। अच्छा जी, A11 इसमें आपके पास 1 है, और अगर मैं A11 मैट्रिक्स इसकी बात करूँ कोफैक्टर की, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1, साथ में माइनर इसका
वो कैसे मिलेगा, पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करें, बाकी बच रहा है -1 -3 एंड 3 2। नेक्स्ट A12 विच इज़ -2, ठीक है। और इसके बाद कोफैक्टर की बात करें, वो आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2, और उसके बाद उसका माइनर, पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट करें, बाकी बचता है 3 और -3, -2 एंड 2, राइट। इसके बाद फिर थर्ड एंट्री आ जाएगी विच इज़ -4, और देन तीसरी एंट्री का कोफैक्टर जो कि -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगा। 1 + 3 क्यों, क्योंकि पहली रो है और तीसरा कॉलम है, ठीक है। साथ में इसका फिर माइनर क्या होगा, पहली रो और तीसरे कॉलम को डिलीट करें, बाकी जो बच रहा है वो लिख दें। दिस इज़ 3 -1 एंड देन -2 एंड +3, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट -1 की पावर 1 + 1 1 होता है, लिख लें 1। बाकी इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो वो आ जाएगा 2 × -1, फिर -3 × -3, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। अब ये माइनस का 2 है, साथ में आ जाएगा -1 क्योंकि ये ओड नंबर है। अच्छा जी, इसके बाद डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये 2 × 3 माइनस -2 × -3 एंड देन माइनस का 4, और ये -1 की पावर 1 + 3 इवन नंबर होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 × 3 डायगोनल एंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज -2 एंड -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो ये बनेगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस वुड बी -2 + 9, उसके बाद +2 बाहर आ जाएगा, देन 6 माइनस 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 × 3 6 अगेन, एंड देन -4 9 -2, ठीक है। -2 + 9 है, ठीक है। उसके बाद फिर 6 -6, ठीक है, 9 -2, परफेक्ट। सिंप्लीफाई कर लें, सो ये बन जाएगा 7, 6 - 6 0 है, 2 से मल्टीप्लाई करके भी 0 ही रहेगा, 9 - 2 इज 7, 7 × 4 इज -28, 7 में से 28 को माइनस करें तो ये बचता है जी -21, सो दैट इज द आंसर। ओके, सेकंड पार्ट पे आ जाएं। इसमें भी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ कोर्स मालूम करना है, ठीक है। तो मैं इस मरतबा डेफिनेशन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग। आप कहीं और से भी कर सकते हैं, C1 से करें, 6 चॉइसेस आपको बताया था, चलें R1 से कर लेते हैं। सो पहली एंट्री और पहली एंट्री का कोफैक्टर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस मरतबा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है पिछले क्वेश्चन में इधर कि पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वजह से मुझे वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो पहली रो को और पहले कॉलम को डेल कर दें, बाकी बचेगा A + B, A - B, A एंड देन A + B। अब आ जाएगा माइनस का साइन कोफैक्टर की वजह से। दूसरी एंट्री विच इज़ A - B, अब पहली रो को और दूसरे कॉलम को ज़रा डिलीट करें, बाकी बचेगा A - B, देन आ जाएगा A - B, A + B, राइट। अब आपने प्लस का साइन लगाना है लास्ट एलिमेंट एंड देन उसका कोफैक्टर जो कि पहली रो और तीसरे कॉलम को डिलीट करने से मिलेगा। दिस इज A + B, A - B एंड देन A अगेन। जी, अब हमने इनके डिटर्मिनेंट मालूम कर लेने हैं। A + B एज इट इज आ गया। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे ना A + B मल्टीप्लाई A + B, तो ये A + B का स्केयर हो जाएगा, -A × A - B, नेक्स्ट -A - B, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज ये आ जाएगा A × A + B, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है A - B का होल स्केयर। इसी तरीके से +A, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज A स्केयर, और फिर आ जाएगा A - B, A + B, A + B, राइट। जब आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो
अच्छा, यहाँ पर हमें स्केयर ओपन करना पड़ेगा। सो ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद जब आप ओपन करेंगे, ए प्लस बी का स्केयर आप जानते हैं, दिस इज ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, माइनस ए को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव ए स्केयर प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर ए माइनस बी एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस ए बी, सॉरी ए बी नहीं आएगा, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर प्लस ए बी, बाहर माइनस है तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगा हूँ, अंदर साइन चेंज कर दूंगा, तो ये बनेगा ए स्केयर प्लस 2ab माइनस बी स्केयर, मैं डायरेक्ट किया थोड़ा सा, ठीक है। और जो तीसरी टर्म है उसका मैं नीचे लिख रहा हूँ, ए एज इट इज ए स्केयर। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ स्केयर्स वाला ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा, सही है। एक हम गलती कर रहे हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस होता है प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो ये आएगा माइनस में। अगर ये माइनस है तो जहरी बात ये भी माइनस हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, मसलन ये ए स्केयर और ए स्केयर, यहाँ पर बी ए स्केयर और ए स्केयर, यहाँ पर भी ए स्केयर और ए स्केयर, ठीक है। बाकी बचेगा आपके पास ए प्लस बी, ठीक है। एंड देन इनसाइड द parentheses वी हैव 2ab प्लस ab, इट इज इक्वल टू 3ab, सो 3ab प्लस b स्केयर, एंड देन माइनस a माइनस b, अगेन नोटिस करें 3ab बट साथ में है माइनस बी स्केयर, माइनस बी स्केयर, और लास्ट पे बी स्केयर है और ये a है ओनली, तो ये आ जाएगा ए बी स्केयर। अभी आप अगर नोटिस करें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ दी अपोजिट साइंस, तो इस वजह से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए प्लस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो ये बनेगा 3a स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। उसके बाद माइनस को फिलहाल बाहर रहने दें, इनको अंदर एक्सपैंड करें तो ये बनेगा 3a स्केयर बी, फिर माइनस ए बी स्केयर, एंड देन माइनस 3ab स्केयर, ठीक है। एंड लास्ट पे आ जाएगा प्लस का बी क्यूब, और फिर प्लस ए बी स्केयर, ठीक है। मज़ीद इसमें अगर आप देखें तो 3ab स्केयर है, ए स्केयर बी है सॉरी, एज इट इज़, ठीक है। और ए बी स्केयर प्लस 3ab स्केयर इट इज़ इक्वल टू 4ab स्केयर प्लस बी क्यूब। मैं दो काम अब एक साथ करने लगा हूँ, एक तो मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा अंदर जो है ना इन दोनों को ऐड भी करना है हमने, ये बनेगा माइनस का 4ab स्केयर माइनस 3a स्केयर बी, माइनस का 4a स्केयर बी ए बी स्केयर बना था ना, माइनस बाहर है तो ये प्लस 4ab स्केयर आ जाएगा, और लास्ट पे फिर माइनस बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एंड देन प्लस ए बी स्केयर। अब फाइनली आप जो लाइक टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं, मसलन और ऑपोजिट ऑफ कोर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बी क्यूब और बी क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, इसी के साथ साथ 3a स्केयर बी और ये 3a स्केयर बी भी कैंसिल हो जाएंगे, अलबत्ता बाकी आप 4ab स्केयर, 4ab स्केयर और ab स्केयर, तो ये आ जाएगा 9ab स्केयर के इक्वल। जी, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड था, प्लस माइनस का थोड़ा ख्याल करना है तो मुश्किल नहीं है, लेंथी आई मीन लेंथी है, मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस यस लास्ट पार्ट है, तो इसमें भी हम एक्सपेंड करेंगे R1 से। सो जो आपका मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है, मैं एक बार लिख लेता हूँ, दिस इज 2x x एंड x अगेन, y 2y एंड देन y, z z एंड देन 2z। अगेन चूँकि कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं है तो हम पहली रो से इसको करेंगे, 2x लिख लीजिए और बाकी डिटर्मिनेंट 2/2 का आ जाएगा, विच इज़ 2y y z एंड 2z। इसी तरीके से माइनस x आ गया, फिर पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट करें, बाकी बचेगा y y z 2z सॉरी
Z2Z आ गया। इसी तरीके से लास्ट एंट्री अगेन x है, पहली रो और तीसरे कॉलम को आप ज़रा डिलीट कर दें, तो ये बचेगा आपके पास, पहली रो को और तीसरे कॉलम को करेंगे तो ये y 2y एंड देन z आ जाएगा। यस, नहीं जी, अब इन 2x2 मैट्रिसेस का आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना है। सो ये बनेगा 4yz, 2y मल्टीप्लाई 2z क्या आएगा, 4yz माइनस yz, फिर माइनस x, 2yz माइनस z, माइनस yz सॉरी, माइनस yz, फिर प्लस x एंड देन yz माइनस 2yz, राइट। अच्छा जी, सो 4yz माइनस yz इज 3yz, ऐसे ही है। देन नेगेटिव x को बाहर रहने दें, बाकी आ जाएगा yz, उसके बाद प्लस x है एंड देन अंदर बचेगा नेगेटिव का yz, नेगेटिव का yz, सही है। ओके सो ठीक है, सो ये बन जाएगा 6xyz माइनस xyz माइनस xyz, ओ साथ z भी आ जाएगा साथ में, xyz माइनस xyz, तो 6 में से जब ये आप 2 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4xyz। नहीं जी, दिस इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज इज 4.2। आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।